So welcome back to this session of the Hindu newspaper analysis for UPSC Civil Services examination. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is are India's small towns being increasingly urbanized? Second issue is related to artificial intelligence impact on environment. Third issue is related to rights of linguistic minorities. And fourth issue is related to digital arrest. So let's discuss all the issues in detail. In this session, we will discuss about urbanization in India, trends, challenges, and solutions. Are India's small towns being increasingly urbanized? Why in news? World Bank report estimate that India will require about rupees 70 lakh crore by 2036 to meet its urban infrastructure needs. वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया को 2036 तक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स को कंप्लीट करने के लिए अबाउट रुपीज 70 लाख करोड़ की रिक्वायरमेंट होगी. Current government investment in urban infrastructure is around less than rupees 1 lakh crore annually. करंट में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर एनुअली जो गवर्नमेंट का एक्सपेंस होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, वो लेस देन 1 लाख करोड़ है. India's urban population will increase from 400 million in the last decade to 800 million over the next 3 decades. लास्ट डिकेड में इंडिया का अर्बन पॉपुलेशन 400 तक इंक्रीज हुआ. वहीं नेक्स्ट 3 डिकेड में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 800 मिलियन तक ये रीच कर सकता है. दिस सेंचुरी इज सपोज टू बी इंडियाज अर्बन सेंचुरी ड्यू टू मैसिव डेमोग्राफिक शिफ्ट्स. कंट्री सोन बिकमिंग मोर अर्बन देन रूरल. 21st सेंचुरी इंडिया के लिए अर्बन सेंचुरी के तौर पर सपोज की जा रही है बिकॉज इंडिया में मैसिव डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहे हैं. यही वजह है कि बहुत ही जल्दी इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो अर्बन पॉपुलेशन होगा देन रूरल. देयर इज आल्सो डिमांड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट दीज लार्ज शिफ्ट. इंडिया में जो डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहे हैं, इन शिफ्ट की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर की भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है अर्बन एरियाज के लिए. व्हाट इज अर्बनाइजेशन? Urbanization is the process by which a growing proportion of a population comes to live in cities and other urban areas and ways in which this affect the environment society. Urbanization एक प्रोसेस है जिसमें पॉपुलेशन का एक लार्ज प्रोपोर्शन सिटीज या फिर अर्बन एरियाज में लिविंग करने के लिए आता है और इसकी वजह से जो एनवायरमेंटल सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ते हैं ये सब अर्बनाइजेशन प्रोसेस के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं. Urbanization is a global phenomenon that has been driven by the variety of factors including economic development, technological change, population growth. Urbanization एक ग्लोबल फेनोमेना है जो कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के द्वारा ड्राइव किया जाता है सच एज इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड पॉपुलेशन ग्रोथ. In recent decades, urbanization has been a rapidly growing trend in India. The population of India's cities and towns has been increasing faster than the rural population. इंडिया में अर्बनाइजेशन एक रैपिडली ग्रोइंग ट्रेंड बना हुआ है. प्रेजेंट में इंडियन सिटीज एंड टाउन्स के अंदर पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन का कंपेयर में फास्टर तरीके से इंक्रीज हो रही है. अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, द अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया वाज अबाउट 31.2% ऑफ टोटल पॉपुलेशन व्हिच प्रोजेक्टेड टू ग्रो अराउंड 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन बाय 2030. 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन का 31.2% रहा है. 2030 तक ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये अर्बन पॉपुलेशन 40% तक इंक्रीज हो सकती है. व्हाट अबाउट सिटीज इन इंडिया? Cities are engines of growth. Cities contribute around 66% of India's GDP and about 90% of total government revenue. Cities इंडिया के इंजन्स ऑफ ग्रोथ हैं. इंडिया के ओवरऑल जीडीपी में सिटीज का 60% 66% कंट्रीब्यूशन है जबकि गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू में अबाउट 90% का कंट्रीब्यूशन सिटीज का होता है. Cities are an important zone for overall development of the country. The World Bank estimates that $840 billion is needed for the basic infrastructure development in the next decade. Since the 11th Finance Commission, financial devolution to cities remain inadequate. 11th फाइनेंस कमीशन के बाद
सिटीज के लिए फाइनेंशियल डेवोल्यूशन इनएडिक्वेट रहे हैं। फिजिकल हेल्थ ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज इज पुअर, अफेक्टिंग बोथ सिटी प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। म्यूनिसिपैलिटीज का फिजिकल हेल्थ इंडिया में वेरी पुअर रहा है, जिसकी वजह से सिटी प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पर अफेक्ट होता है। Rapid urbanization without appropriate fiscal action has adverse effect on development. Intergovernmental transfer to urban local bodies in India are about 0.5% of GDP, much lower than the 2 to 5% in other developing nations. अर्बन लोकल बॉडीज के लिए इंडिया में जो भी इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स IGT किए जाते हैं वो जीडीपी का ओनली 0.5% है, जबकि अदर डेवलपिंग नेशंस में ये जो ट्रांसफर्स हैं 2 to 5% तक किया जाता है। फॉर इंस्टेंस साउथ अफ्रीका एलोकेट 2.6%, मैक्सिको 1.6%, फिलीपींस 2.5% एंड ब्राजील 5.1% ऑफ देयर जीडीपी टू दियर सिटीज। ये वो कंट्रीज हैं जो अपने जीडीपी का सिटीज के लिए मैक्सिमम परसेंटेज एलोकेट करते हैं। सच है, साउथ अफ्रीका अपने जीडीपी का 2.6% सिटीज पर इन्वेस्ट करता है, मैक्सिको 1.6%, फिलीपींस 2.5%, ब्राजील 5.1% सिटीज पर इन्वेस्ट करता है। इश्यूज एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू टैक्सेशन सिस्टम इन अर्बन। अर्बन एरिया में टैक्सेशन सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज एंड चैलेंजेस हैं। नंबर वन, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी हैज रिड्यूस्ड अर्बन लोकल बॉडीज टैक्स रेवेन्यू from about 23% in 2012-13 to around 9% in 2017-18। जीएसटी इंट्रोडक्शन की वजह से अर्बन लोकल बॉडीज का टैक्स रेवेन्यू काफी रिड्यूस हुआ है। 2012-13 में 21% तक का टैक्स ये कलेक्ट किया करता था, वहीं 2017-18 में 9% तक रिड्यूस हुआ है। आईजेडीज फ्रॉम स्टेट टू अर्बन लोकल बॉडीज आर वेरी लो। प्रेजेंट में अर्बन लोकल बॉडीज के लिए इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स काफी लो हो चुके हैं, with State Finance Commission recommending only 7% of states' own revenue in 2017-18. Increasing the quantum of IGD as a percentage of GDP is necessary. स्टेट का ओवरऑल रेवेन्यू जो रहा है 2018-19 में, उस रेवेन्यू का 7% यहाँ पर एज IGTs के तौर पर फाइनेंस कमिश्नर ने रिकमेंड किया था, और इस परसेंटेज को भी इंक्रीज करना होगा। Despite the 74th constitutional amendment aimed to financially strengthen urban local body, there is no progress over 3 decades later. इंडिया में 1992 में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया सो दैट अर्बन लोकल बॉडीज को फाइनेंशियली स्ट्रेंथन किया जा सके, बट लास्ट 3 डेकेड में कोई इस प्रोग्रेस नहीं हुआ है। लोकल गवर्नमेंट्स रिक्वायर सपोर्ट फ्रॉम यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट थ्रू फंड्स, फंक्शनरीज एंड टेक्निकल एड। लोकल गवर्नमेंट सच एज पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, इन्हें फंड्स, फंक्शनरीज एंड टेक्निकल एड के लिए यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 3, द ग्रोथ ऑफ पैरेलल एजेंसीज हैज डिस्टॉर्टेड लोकल गवर्नमेंट्स रोल। जब से पैरेलल एजेंसीज का ग्रोथ हुआ है, तब से लोकल गवर्नमेंट के रोल यहाँ पर डिस्टॉर्टेड हुए हैं। Program like MP's Local Area Development Scheme and MLA's Local Area Development Scheme exacerbate this issue, distorting the federal structure. इंडिया में जब से MP's Local Area Development Scheme and MLA's Local Area Development Scheme लॉन्च की गई हैं, तब से इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर काफ़ी डिस्टॉर्ट हुआ है, एंड लोकल गवर्नमेंट का जो रोल है वो भी काफ़ी हद तक इससे अफेक्ट हुआ है। रिकमेंडेशन ऑफ फंड्स बाय फाइनेंस कमीशन। 16th Finance Commission has begun its work, established under Article 280 of the Indian Constitution, primarily focusing on the devolution of the consolidated fund. इंडिया में 16th फाइनेंस कमीशन ने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया है। आर्टिकल 280 के अंडर फाइनेंस कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाता है। कंसोलिडेटेड फंड से डेवोल्यूशन के लिए फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है। Since the 73rd and 74th constitutional amendment, local bodies have gained significant recognition without the federal system. Within the federal system, 73rd and 74th constitutional amendment जब से हुआ है, लोकल बॉडीज को फेडरल सिस्टम में एक सिग्निफिकेंट रिकॉग्निशन यहाँ पर गिवन किया गया है।
This amendment introduced sub-clause 283(b)(b) and C, which mandated the Finance Commission to recommend measures to augment state consolidated fund and supporting panchayat and municipality. 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ साथ आर्टिकल 280 के अंदर सब क्लॉज 3 बी एंड सी इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि फाइनेंस कमीशन को मैंडेट करता है कि वो स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के लिए फंड ट्रांसफर करे, more financial devolution to cities in the need of our 16th Finance Commission must consider India's urbanization dynamics and ensure IGTs to urban areas are at least double. 16th फाइनेंस कमीशन ने अपना वर्क बिगिन कर दिया है। इंडिया का अर्बनाइजेशन डायनेमिक्स को इसको कंसिडर करना चाहिए एंड इसको इंश्योर करना चाहिए कि अर्बन एरियाज के लिए जो IGTs ट्रांसफर किए जाएं वो अब डबल होना चाहिए। इम्पैक्ट ऑफ लैब ऑफ करंट सेंसस अवेलेबल नहीं है, या इसका भी डेवलपमेंट पर कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है। इन द एब्सेंस ऑफ द 2021 सेंसस, रिलायंस ऑन 2011 डाटा इज inadequate फॉर एविडेंस बेस्ड फिजिकल डेवल्यूशन। एविडेंस बेस्ड फिजिकल डेवल्यूशन के लिए 2011 का डाटा सफिशिएंट नहीं होगा, बल्कि प्रेजेंट का न्यू डाटा की बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी नीड है। India has approximately 4,000 statutory towns and an equal number of census towns, with an estimated 23,000 villages, all of which are effectively urban. इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 4,000 स्टेचुटरी टाउन्स हैं और इतना ही लगभग सेंसस टाउन है। इंडिया में अबाउट 23,000 विलेजेस ऐसे हैं जो कि अर्बन विलेज कहा जा सकता है। वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया में अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या रहे हैं? नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन, JNNURM, 2005 में इसको लॉन्च किया गया था। नंबर 2, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2006। नंबर 3, नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी 2007। नंबर 4, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन 2013। नंबर 5, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना हृदय 2014। नंबर 6, स्वच्छ भारत अभियान 2014। नंबर 7, प्रधानमंत्री आवास योजना 2015। नंबर 8, स्मार्ट सिटी मिशन 2015। नंबर 9, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेटिव 2015। Number 1, Jawaharlal Nehru National Urban Renewable Mission, launched in 2005, aims to provide financial assistance to urban local bodies for the development of infrastructure and services. अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज के डेवलपमेंट के लिए अर्बन लोकल बॉडीज को यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किए गए। इट मीन्स जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन, जो कि 2005 में लॉन्च किया गया था, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। नंबर 2, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2006 promote sustainable and equitable urban transportation system including public transport and non-motorized transport options. नंबर 3, नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी 2007 में लॉन्च किया गया था, aims to provide affordable housing and improve livelihood condition for urban residents, particularly for low income group. अर्बन एरियाज के लो इनकम ग्रुप के पर्सन्स को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड कराने के लिए एंड लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए 2007 में नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी लॉन्च की गई। नंबर 4, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन was launched in 2013, aims to reduce poverty and vulnerability of urban poor households by providing them opportunities for skill development and self-employment. दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन 2013 में लॉन्च किया गया, जिसका मेन एम पुअर हाउस होल्ड को स्किल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके उनके पॉवर्टी को रिड्यूस करना एंड वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करना इसका मेन एम रहा है। नंबर 5, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना लॉन्च्ड इन 2014, aims to conserve and revitalize the cultural heritage and tourism potential of 12 identified cities in India. इंडिया में 12 आइडेंटिफाइड सिटीज के अंदर
कल्चरल हेरिटेज एंड टूरिज्म पोटेंशियल को एनहांस करने के लिए, रिवाइटलाइज करने के लिए यहाँ पर हृदय इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। नंबर 2, स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च इन 2014 aims to improve sanitation and cleanliness in urban areas, including the construction of toilet and solid waste management. स्वच्छ भारत अभियान इंडिया में 2014 में लॉन्च किया गया, जिसका मेन एम अर्बन एरियाज में सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस को इम्प्रूव करना, साथ ही टॉयलेट के कंस्ट्रक्शन एंड वेस्ट मैनेजमेंट को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया। नंबर 7, प्रधानमंत्री आवास योजना launched in 2015 aims to provide affordable housing to urban residents, particularly for economically weaker sections and low income group. इंडिया में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एंड लो इनकम ग्रुप के पीपल के लिए अर्बन रेसिडेंट को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड कराना प्रधानमंत्री आवास योजना का मेन एम रहा है। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। नंबर स्मार्ट सिटीज मिशन लॉन्च इन 2015 aims to promote the development of 100 smart cities in India, focusing on sustainable and inclusive urban development. 2015 में स्मार्ट सिटीज मिशन लॉन्च किया गया, जिसका मेन एम इंडिया की 100 सिटीज को स्मार्ट सिटी में डेवलप करना एंड प्रमोट करना इसका मेन एम रहा है। साथ ही सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव अर्बन डेवलपमेंट इसका मेन फोकस रहा है। नंबर 9, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत लॉन्च इन 2015 aims to improve basic services and infrastructure in urban areas, including water supply and sewage system. इंडिया में अमृत मिशन 2015 में लॉन्च किया गया था। अमृत मीन्स अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत मिशन का जो मेन एम रहा है वो अर्बन एरियाज में बेसिक सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना रहा है। इसके अंडर वाटर सप्लाई एंड सीवेज सिस्टम भी इंक्लूड किए गए हैं। Some successful examples of sustainable and planned urbanization in India. Successful and sustainable and planned urbanization से रिलेटेड कुछ सक्सेसफुल एग्जांपल्स इंडिया में रहे हैं। उन एग्जांपल्स के बेस पर हमें अर्बन एरियाज को डेवलप करना चाहिए। नंबर ऑफ चंडीगढ़ known for its well planned urban design and efficient public transportation system which has helped to reduce congestion and improve quality of life for residents. चंडीगढ़ को वेल प्लान्ड अर्बन डिजाइन एंड एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से कंजेशन काफ़ी रिड्यूस हुआ एंड रेसिडेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हुआ। नंबर इंदौर नोन फॉर इट्स वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव इंदौर हैज इम्प्लीमेंटेड नंबर ऑफ प्रोग्राम टू इम्प्रूव द कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। इंडिया में वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव के लिए इंदौर को एक इम्पोर्टेंट सिटी के तौर पर जाना जाता है। इंदौर सिटी के अंदर वेस्ट के कलेक्शन एंड डिस्पोजल से रिलेटेड वेरियस प्रोग्राम टेकिंग करने के लिए जाना जाता है। Hence, Indore has topped in Swachh Sarvekshan Award for the 6th time in 2022. Constitutional provisions related to rural development in India. Now we will discuss about rural development. रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है। आर्टिकल 40 ऑफ डीपीएसपी, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992, 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Article 40 of DPSP mandate the state to organize village panchayat and equip them with the necessary power to function as self-governing units. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 40 जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, स्टेट के लिए यहाँ पर मैंडेट किया गया है कि वो विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करे एंड सेल्फ गवर्निंग यूनिट के तौर पर फंक्शन करने के लिए उन्हें नेसेसरी पावर गिवन करे। 73rd Constitutional Amendment Act of 1992 established Panchayat Raj institutions to foster grassroots democracy and drive rural development. ग्रासरूट डेमोक्रेसी को फोस्टर करने के लिए एंड रूरल डेवलपमेंट को ड्राइव करने के लिए इंडिया में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के अकॉर्डिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किए गए। 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असाइन 29 फंक्शंस टू पीआरआईज including agriculture extension, land improvement and land reforms. कॉन्स्टिट्यूशन के 11th शेड्यूल के अंडर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इट मींस पीआरआई के लिए यहाँ पर 29 फंक्शंस गिवन किए गए हैं which are related to agriculture extension, land improvement and land reforms.
गवर्नेंस मॉडल ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट का गवर्नेंस मॉडल इंडिया में क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट किस तरह से रूरल डेवलपमेंट को अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, at the central level, Ministry of Panchayat Raj is responsible for formulating policies and overseeing the implementation of Panchayat Raj institutions in India. इंडिया में पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, पॉलिसीज फॉर्मुलेशन के लिए सेंट्रल लेवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज रिस्पॉन्सिबल है। स्टेट गवर्नमेंट, each state government has a department of rural development which is responsible for planning and implementing rural development program in state. स्टेट में रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए ईच स्टेट के अंदर, ईच स्टेट गवर्नमेंट के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट होता है। लोकल गवर्नमेंट, पंचायत राज institutions are responsible for planning and implementing development program at the local level. लोकल लेवल पर डेवलपमेंटल प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल होती हैं। मेजर ड्राइवर्स ऑफ रूरल इंडियाज ग्रोथ रिसेंटली, इंडिया में रूरल ग्रोथ हो रहा है, बट इसके मेजर ड्राइवर्स क्या क्या हैं? नंबर वन, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। The implementation of agricultural reforms and the adoption of modern technologies have played a crucial role in boosting rural productivity. इंडिया में एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हुए हैं एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का जैसे एडॉप्शन हुआ है, इन सभी ने रूरल प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने में एक क्रूशियल रोल प्ले किया है। फॉर इंस्टेंस, improved irrigation techniques and the promotion of high yielding varieties have significantly increased crop yield. इरिगेशन टेक्निक्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है एंड हाई यील्डिंग वैरायटीज को प्रमोट किया गया है, जिसकी वजह से क्रॉप यील्ड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। सम गवर्नमेंट इनिशिएटिव सच एज सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू दिस ग्रोथ। इंडिया में रूरल प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने में कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, सच एज सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। नंबर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने भी रूरल ग्रोथ को प्रमोट किया है। सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट हैव बीन मेड फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट व्हिच हैज फैसिलिटेटेड बेटर कनेक्टिविटी, एक्सेस टू मार्केट एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हैज प्लेड अ पिवोटल रोल इन कंस्ट्रक्टिंग ऑल वेदर रूरल रोड्स कनेक्टिंग रिमोट विलेज टू नियर बाय टाउन्स एंड सिटीज। Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihood Mission, has focused on developing rural infrastructure such as community resource centers and production centers. Number three, rural digital connectivity and e-governance. For bridging the digital divide between urban and rural areas, Indian government has made significant strides. Some initiatives like BharatNet, previously known as National Optic Fiber Network, have aimed to provide high-speed broadband connectivity to Gram Panchayat, facilitating access to online education, governance services, and digital marketplace for rural communities. इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव भारत नेट टेकिंग किया गया है। प्रीवियसली इसको नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क के नाम से जाना जाता था। रूरल एरियाज में ये अब हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा रहा है, स्पेशली ग्राम पंचायत एरियाज में। इसके वजह से ऑनलाइन एजुकेशन, ई गवर्नेंस सर्विसेज एंड डिजिटल मार्केट प्लेस फॉर रूरल कम्युनिटीज को यहाँ पर फैसिलिटेट किया जा सका है। इन डिलीवरिंग वेरियस गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज इन रूरल एरिया, कॉमन सर्विस सेंटर हैव आल्सो प्लेड अ क्रूशियल रोल। इंडिया में गवर्नमेंट सिटीजन सर्विसेज को रूरल एरियाज में डिलीवर करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। नंबर फोर, रूरल हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन इनिशिएटिव्स। Improvement in sanitation and rural healthcare have contributed to the overall growth and well-being of the rural communities. The Ayushman Bharat Yojana has provided affordable healthcare access to millions of rural households. आयुष्मान भारत योजना ने मिलियंस ऑफ रूरल हाउस होल्ड के लिए अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस प्रोवाइड किया है। स्वच्छ भारत मिशन हैज फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग सैनिटेशन फैसिलिटीज एंड promoting open defecation free villages, leading to better health outcomes and productivity. In this session, we will discuss AI's impact on environment.
What is artificial intelligence? AI. Artificial intelligence is an emerging technology that enables machines and computers to simulate human intelligence and problem-solving capabilities. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो कि मशीन्स एंड कंप्यूटर को ह्यूमन इंटेलिजेंस सिमुलेट करने के लिए एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज के लिए इनेबल कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द ब्रॉड फील्ड फॉर क्रिएटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम। इंटेलिजेंस सिस्टम को क्रिएट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ब्रॉड फील्ड है। व्हाट आर नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या-क्या हैं? नंबर 1, हाई एनर्जी कंजप्शन एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। नंबर 2, रिसोर्स डिप्लीशन एंड ई वेस्ट। नंबर 3, वाटर कंजप्शन। नंबर 4, कार्बन कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। नंबर 1, हाई एनर्जी कंजप्शन एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। AI training and operation demand massive electricity, increasing demand on grids and boosting greenhouse gases. Data centers already account for 1% of global emissions projected to rise. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग के लिए एंड ऑपरेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एंड इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है वो भी बढ़ रहा है। ग्लोबल एमिशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रोल है वो 1% है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये परसेंटेज इंक्रीज हो सकता है। नंबर रिसोर्स डिप्लीशन एंड ई वेस्ट। टू मैन्युफैक्चर एआई हार्डवेयर इन्वॉल्व्स माइनिंग रेयर अर्थ एंड रैपिड अपग्रेड क्रिएट सिग्निफिकेंट ई वेस्ट। एआई हार्डवेयर को मैन्युफैक्चर करने के लिए रेयर मिनरल्स का माइनिंग करना होता है एंड इसकी वजह से ई वेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। Number 3, water consumption. Cooling data centers require substantial water straining resources. डाटा सेंटर्स को कूल करने के लिए सब्सटेंशियल वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और इस तरह से वाटर रिसोर्स भी यहाँ पर स्ट्रेनिंग हो रहे हैं। नंबर 4, कार्बन कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग लार्ज मॉडल्स लाइक GPT-3 emit hundred of tons of CO2 comparable to many cars annual emission। लार्ज मॉडल्स को ट्रेनिंग करने के ड्यूरिंग भी हंड्रेड्स ऑफ टन्स ऑफ CO2 एमिट होता है सच एज GPT-3 को ट्रेन करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ टन का CO2 यहाँ पर एमिट होता है जो कि एनुअल एमिशन जो कार्स का होता है उससे भी कहीं ज़्यादा है। व्हाट आर पॉजिटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ AI? पॉजिटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है AI के? नंबर 1, क्लाइमेट एंड वेदर प्रिडिक्शन। नंबर 2, एनर्जी एफिशिएंसी। नंबर 3, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नंबर 4, रिसोर्स मैनेजमेंट। क्लाइमेट एंड वेदर प्रिडिक्शन। AI improve climate models, flood forecasting and disaster preparedness। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू क्लाइमेट मॉडल्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं। फ्लड फोरकास्टिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज सभी कंट्रीज यूज कर रहे हैं। नंबर 2, एनर्जी एफिशिएंसी। ऑप्टिमाइजिंग रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड्स, सजेस्टिंग फ्यूल एफिशिएंट रूट एंड मैनेजिंग स्मार्ट ग्रिड। नंबर 3, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। AI help in future farming, optimizing resource use in agriculture। Number 4, resource management, enhancing efficiency in sectors like transport, industry and water management। कुछ स्पेशल सेक्टर सच एज ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री एंड वाटर मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एनहांस किया जा सकता है। मिटिगेशन एंड वे फॉरवर्ड। ग्रीन AI इनिशिएटिव डेवलप एनर्जी एफिशिएंट मॉडल्स, यूज प्री ट्रेन्ड मॉडल्स एंड एम्प्लॉय स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर। एनर्जी एफिशिएंट मॉडल्स को हमें डेवलप करना होगा, प्री ट्रेन्ड मॉडल्स का यूज करना होगा एंड स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर को हमें एम्प्लॉय करना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी फॉर डाटा सेंटर्स, नीड पावरिंग डाटा सेंटर्स विद रिन्यूएबल्स एंड लोकेटिंग देम इन रिन्यूएबल रिच एरियाज। जितने भी डाटा सेंटर्स हैं उन रिन्यूएबल के थ्रू एम्पावर पावरिंग इन्हें गिवन करना होगा। Policy and governance, establishing standard for AI sustainability reporting and integrating environmental ethics into AI governance। Circular economy, addressing e-waste and material lifestyle in AI hardware। AI हार्डवेयर में जो मटेरियल यूज हो रहा है उसकी वजह से जो ई वेस्ट अब जनरेट हो रहा है
उसको हमें एड्रेस करना होगा। इंडिया कॉन्टेक्स्ट, बैलेंसिंग एआई ग्रोथ विद नेशंस नेट जीरो 2070 टारगेट, फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया का नेट जीरो 2070 का टारगेट है, और इस टारगेट के साथ एआई ग्रोथ को हमें बैलेंस करना होगा सो दैट सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया जा सके। करंट एआई लॉज इन इंडिया, इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड करंट में क्या क्या लॉज हैं। इंडिया करंटली डज नॉट हैव अ डेडिकेटेड कॉम्प्रिहेंसिव एआई लॉ। प्रेजेंट में इंडिया के अंदर कोई डेडिकेटेड कॉम्प्रिहेंसिव एआई लॉ नहीं है। इंस्टेड एआई गवर्नेंस इज मैंडेटेड थ्रू अदर एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड लीगल इंस्ट्रूमेंट्स। इंडिया में एआई गवर्नेंस को एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड लीगल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मैनेज किया जाता है। एग्जिस्टिंग लॉ सच एज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एट 2000, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एट 2023 एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एट 2019 indirectly cover various aspects of AI use such as data privacy, cyber security and misinformation through deepfakes। इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज से रिलेटेड वेरियस एस्पेक्ट को इन 3 एक्ट के अंदर कवर किया गया है, सच एज डाटा प्राइवेसी से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एंड डीप फेक्स के थ्रू जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड किया जाता है, इससे रिलेटेड यहाँ पर इन 3 एक्ट के अंदर कुछ एस्पेक्ट को इंक्लूड किया गया है। The 3 Act Information Technology, which is also known as ID Act 2000, next Digital Personal Data Protection Act DPDP Act 2023, and third is Consumer Protection Act 2019. New guidelines. MAD recently unveiled the India AI Governance Guidelines 2025, which provided a framework for safe, trustworthy, and responsible AI adoption. Recently, Ministry of ID ने इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस 2025 अनवेल किया है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेफ, ट्रस्टवर्थी एंड रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है। दीज गाइडलाइन प्रोमोट वॉलंटरी कंप्लायंस एंड टेक्नो लीगल सॉल्यूशंस। गवर्नमेंट एडवाइजरीज, Ministry of IRD has issued advisories requiring a large platform to obtain approval before deploying untested AI models and to label AI-generated content to prevent bias and misinformation, especially during elections. In this session, we will discuss about right of minority. We will also discuss type of minority in India, cultural and education right under Article 29 and 30. Lecture is important for GS paper 2, for prelims and for mains. Who are minorities in India? Communities notified under NCM Act 1992. The communities which are notified under Section 2C of National Commission for Minorities Act 1992 by the central government are regarded as minority. इंडिया में एनसीएम एक्ट 1992 के सेक्शन 2 के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जिन कम्युनिटीज को नोटिफाई किया गया है, वो सभी कम्युनिटीज माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं। Linguistic and religious minorities identified at the state level rather than at the national level as per Supreme Court. इंडिया में 2 टाइप के माइनॉरिटीज हैं, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस। इन सभी माइनॉरिटीज को स्टेट लेवल पर आइडेंटिफाई किया जाएगा, ना कि नेशनल लेवल पर, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डिक्लेयर किया है। बट सेक्शन 2C ऑफ द एनसीएम एक्ट 1992 गिव द सेंटर अनब्रिडल्ड पावर टू इन्फॉर्म माइनॉरिटीज। बट यहाँ पर एनसीएम एक्ट 1992 के सेक्शन 2 के अंडर किसी भी कम्युनिटी को माइनॉरिटी इन्फॉर्म करने की सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर अनब्रिडल्ड पावर गिवन किया गया है। Minorities Commission, with the enactment of the NCM Act 1992, the MC became a statutory body and was renamed as NCM, National Commission for Minorities। NCM Act 1992 में इनेक्ट किया गया था। इसके बाद माइनॉरिटी कमीशन को एक स्टेटरी बॉडी के तौर पर इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया, और बाद में इसी को नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी रीनेमिंग किया गया। In 1993, the first statutory national commission was set up and 5 religious communities, Muslims, Sikh, Christian, Buddhist and Parsi were notified as minority community। 1993 में फर्स्ट टाइम नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक स्टेचुटरी कमीशन के तौर पर इसको इस्टेब्लिश किया गया, और इसके द्वारा 5 रिलीजियस कम्युनिटीज, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट एंड पारसीज को माइनॉरिटी कम्युनिटीज के तौर पर नोटिफाई किया गया।
Jains were also notified as a minority community in 2014. 2014 में जैन को भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के तौर पर नोटिफाई किया गया। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटी? माइनॉरिटी के लिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या किए गए हैं? आर्टिकल 29 1 एंड आर्टिकल 29 2, आर्टिकल 30, आर्टिकल 347, आर्टिकल 350 बी, आर्टिकल 29 1 राइट टू कंजर्व कल्चर। आर्टिकल 29 1 के अकॉर्डिंग इंडिया के सभी कम्युनिटी को अपने कल्चर को कंजर्व करने का राइट गिवन किया गया है। एनी ग्रुप ऑफ इंडियन सिटीजन नॉट जस्ट माइनॉरिटीज residing in India with a unique language, script or culture has the fundamental right to preserve and protect it। इंडिया में सिटीजन का कोई भी ग्रुप जिसका यूनिक लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, इस यूनिक लैंग्वेज, कल्चर, स्क्रिप्ट को प्रिजर्व करने का एंड प्रोटेक्ट करने का सभी कम्युनिटीज को फंडामेंटल राइट गिवन किया गया है। ये राइट ओनली माइनॉरिटीज के नहीं लिए नहीं बल्कि ये सभी ग्रुप के लिए है। आर्टिकल 29(2) नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन। एजुकेशन के रिस्पेक्ट में किसी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया। आर्टिकल 29(2) के अकॉर्डिंग नो citizen shall be denied entry into an educational institutions maintained by the state or receiving state aid solely on ground of religion, race, caste और language। इंडिया में कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है या फिर स्टेट एड के थ्रू उसको रन किया जा रहा है, रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के बेस पर किसी भी स्टूडेंट को वहां पर एंट्री डिनाई नहीं किया जाएगा। इट मीन्स किसी भी सिटीजन को इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में डिनाई नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 29(2) के अकॉर्डिंग आर्टिकल 29 ग्रांट प्रोटेक्शन टू रिलीजियस माइनॉरिटीज एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। आर्टिकल 29 रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ साथ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को भी यहाँ प्रोटेक्शन गिवन किया गया है एंड मेजोरिटी के लिए भी ये प्रोटेक्शन गिवन किया गया है। Scope of this article is not necessarily restricted to minorities only. Word section of citizen in the article include minorities as well as majority। आर्टिकल 29 का स्कोप ओनली माइनॉरिटीज तक ही रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है। सेक्शन ऑफ सिटीजन वर्ड यहाँ पर माइनॉरिटी के साथ साथ मेजोरिटी को भी इन्वॉल्व करता है। आर्टिकल 30 ऑल minorities are given the right to establish and administer educational institutions of their choice। आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग इंडिया में ऑल माइनॉरिटीज को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करने के लिए, एडमिनिस्टर करने का यहाँ पर राइट गिवन किया गया है। द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 30 is confined only to minorities, linguistic or religious and does not extend to any section of citizens as under आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 के अंडर जो भी प्रोटेक्शंस गिवन किए गए हैं ये ओनली माइनॉरिटीज के लिए हैं। इसके अंडर लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज दोनों इंक्लूड हैं एंड सेक्शन ऑफ द सिटीजन तक इसको एक्सटेंड नहीं किया गया जैसा कि आर्टिकल 29 के अंदर एक्सटेंड किया गया है। आर्टिकल 347 स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द लैंग्वेज स्पोकन बाय सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एनी स्टेट। किसी भी स्टेट में सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के द्वारा कोई लैंग्वेज स्पोकन की जाती है उससे रिलेटेड प्रोविजन आर्टिकल 347 के अंडर किए गए हैं। आर्टिकल 350 बी the seventh constitutional amendment at 1956 inserted article 350 b which provided for a special officer for linguistic minorities appointed by the president of India। सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में किया जाता है और इस अमेंडमेंट के अंडर आर्टिकल 350 भी इंसर्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडिया में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए एक स्पेशल ऑफिसर का प्रोविजन किया गया है। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। स्पेशल ऑफिसर इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए अंडर कॉन्स्टिट्यूशन जो भी सेफ गार्ड प्रोविजन किए गए हैं उन सेफ गार्ड से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर स्पेशल ऑफिसर सेटअप किया गया, अपॉइंट किया जाता है।
डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द टर्म माइनॉरिटी? क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी टर्म को डिफाइन किया गया है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली मेंशन द टर्म माइनॉरिटी बट डज नॉट डिफाइन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस टर्म को ओनली मेंशन किया गया है बट इसको डिफाइन नहीं किया गया। हाउएवर आर्टिकल 29 रिकॉग्नाइज टू काइंड्स ऑफ माइनॉरिटी, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 में टू काइंड के माइनॉरिटीज को इंडिया में रिकॉग्नाइज किया गया है। नंबर वन रिलीजियस माइनॉरिटी, नंबर टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज NCM is an autonomous body established under the National Commission for Minorities at 1992। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एट 1992 के अंडर स्टेब्लिश की गई। एम कमीशन was set up for enforcement and implementation of all the safeguard provided for the minorities in the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज के लिए सेफ गार्ड प्रोवाइड की गई है, इन सभी सेफ गार्ड को इन्फोर्समेंट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज सेटअप किया गया। फंक्शंस एडवाइजिंग द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैटर्स रिलेटेड टू द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज कम्युनिटीज इन इंडिया। इंडिया में माइनॉरिटीज कम्युनिटी के वेलफेयर एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड मैटर पर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को एनसीएम एडवाइस करता है। एज पर द 2011 सेंसस, 6 religious minority communities constituted around 20% of the country's population। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 6 religious minority community इंडिया की ओवरऑल पॉपुलेशन का अबाउट 20% कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। सच है मुस्लिम मुस्लिम्स का जो पॉपुलेशन है वो 17.22 करोड़ है विच इज 14.2%। क्रिश्चियन का पॉपुलेशन 2.78 करोड़ है विच कॉन्स्टिट्यूट 2.3% ऑफ पॉपुलेशन। सिख का पॉपुलेशन 2.08 करोड़ है विच कॉन्स्टिट्यूट 1.7% ऑफ पॉपुलेशन। बुद्धिस्ट 0.84 करोड़ 0.7% पॉपुलेशन है। जैन 0.45 करोड़ which constitute 0.4% of population। What is the composition of NCM नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के अंदर कितने मेंबर होते हैं? एज पर सेक्शन 3 ऑफ NCM एक्ट 1992 द कमीशन कंसिस्ट ऑफ टोटल 7 मेंबर्स, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर। NCM एक्ट 1992 का सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग इस कमीशन के अंडर टोटल 7 मेंबर होते हैं, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 5 अदर मेंबर्स। Nomination of NCM members nominated by the central government from among persons of eminence, ability and integrity। NCM के मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और ये जो मेंबर होते हैं एमिनेंस, एबिलिटी एंड इंटीग्रिटी के बेस पर इन्हें नॉमिनेट किया जाता है। 5 मेंबर इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन बिलोंग फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज। NCM के अंडर 5 मेंबर जिसमें चेयरपर्सन भी इंक्लूड है माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करने चाहिए। टर्म ऑफ मेंबर 3 years। रिमूवल प्रोसेस सेंट्रल गवर्नमेंट में by order remove the chairperson or any other member from the office if the chairperson and other members become incapable or acting or refuse to act। कमीशन के अगर मेंबर एक्टिंग करने के लिए इनकेपेबल है या एक्ट करने के लिए रिफ्यूज करते हैं देन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन मेंबर को रिमूव किया जाता है, इंक्लूडिंग चेयरपर्सन को भी सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनसीएम नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? नंबर 1 इवेल्युएट द प्रोग्रेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी अंडर द स्टेट एंड यूनियन। स्टेट एंड यूनियन के अंडर माइनॉरिटीज के प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट को एनसीएम इवेल्युएट करता है। नंबर 2 मॉनिटरिंग ऑफ द वर्किंग ऑफ द सेफगार्ड, monitoring of the working of the safeguard for minorities provided in the constitution and law enacted by the state legislature and parliament। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किए गए लॉ में माइनॉरिटीज के लिए जो भी सेफ गार्ड प्रोवाइड की गई हैं उन सेफ गार्ड को मॉनिटर करना एंड वर्किंग स्टाइल को इवेल्युएट करना एनसीएम का अदर वर्क है। नंबर 3 मेकिंग रिकमेंडेशंस फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेफ गार्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी सेफ गार्ड गिवन है
एक्ट के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उन सेफ गार्ड को इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए एनसीएम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बिफोर रिकमेंडेशंस गिवन करता है। नंबर फोर, इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स रिगार्डिंग deprivation of rights and safeguard of minority and taking up such matters with the appropriate authority. Number one, conducting research studies and analysis on issues related to socio-economic development of minority. माइनॉरिटीज के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एनसीएम रिसर्च कंडक्ट करता है, इन कम्युनिटी से रिलेटेड इशू को एनालाइज करता है, स्टडी करता है। नंबर सिक्स, मेकिंग पीरियोडिक और स्पेशल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी मैटर पर्टेनिंग टू द माइनॉरिटीज। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एनसीएम पीरियोडिकल और स्पेशल रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, स्पेशली माइनॉरिटी से रिलेटेड। दिस इज PYQ related to this article. What is digital arrest? In this session, we will discuss about digital arrest and various legal provisions in India related to digital arrest and cybercrime. Digital arrest is a sophisticated cyber extortion technique used by criminals to place victims under virtual custody through fear and psychological manipulation. डिजिटल अरेस्ट एक सोफिस्टिकेटेड साइबर एक्सटॉर्शन टेक्निक है जिसके अंडर क्रिमिनल्स विक्टिम्स को फियर एंड साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के थ्रू वर्चुअल कस्टडी में रखते हैं। डिजिटल अरेस्ट इज नॉट अ लीगल प्रोसेस इन इंडिया। नो गवर्नमेंट एजेंसी कंडक्ट अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशंस विया फोन और वीडियो कॉल। डिजिटल अरेस्ट इंडिया में कोई लीगल प्रोसेस नहीं है। गवर्नमेंट का कोई भी एजेंसी फोन और वीडियो कॉल्स के थ्रू इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट नहीं करती है। कोर कंसेप्ट ऑफ डिजिटल अरेस्ट एंड मॉडस ऑपरेंडी। डिजिटल अरेस्ट का कोर कंसेप्ट क्या है, क्या इसका प्रोसेस है? डेफिनेशन, अ स्कैम वेयर फ्रॉडर्स पर्सोनेट ऑफिसर्स फ्रॉम एजेंसीज लाइक ईडी, सीबीआई, एनसीबी, आरबीआई और पुलिस। डिजिटल अरेस्ट एक स्कैम है जहां पर फ्रॉडस्टर्स जो होते हैं वो ईडीआई, सीबीआई, एनसीबी, आरबीआई और पुलिस ऑफिसर बनकर पब्लिक के अगेंस्ट क्राइम करते हैं, फ्रॉड करते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिजिटल अरेस्ट? डिजिटल अरेस्ट के अंदर क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है? इनिशियल कॉन्टैक्ट, victims receive call, often fake numbers, alleging involvement in crimes like money laundering, drug trafficking और illegal parcel। सबसे पहले विक्टिम के पास यहाँ पर फ्रॉड करने वालों का फेक नंबर से कॉल आता है। इस कॉल के थ्रू फ्रॉडर्स फ्रॉडर्स जो होते हैं वो पर्सन्स को मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड इलीगल पार्सल में क्राइम इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड एलिगेशंस इनके ऊपर पुट करते हैं। वर्चुअल कस्टडी, फ्रॉडस्टर्स डिमांड द विक्टिम स्टे ऑन अ कंटीन्यूअस वीडियो कॉल टू प्रिवेंट देम फ्रॉम सीकिंग हेल्प। फ्रॉडस्टर्स जो होते हैं वो विक्टिम को कंटिन्यू वीडियो कॉल पर स्टे करने के लिए बोलते हैं और किसी अदर पर्सन से इस मैटर के रिगार्डिंग हेल्प सीकिंग करने के लिए प्रिवेंट किया जाता है। फैब्रिकेटेड एविडेंस, स्कैमर्स यूज डीप फेक टेक्नोलॉजी, फेक पुलिस स्टेशन सेटअप्स एंड फोर्ज डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एफआईआर, अरेस्ट वारंट टू अपीयर ऑथेंटिक। स्कैमर्स डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक को यहाँ पर स्कैम कर रहे हैं, फेक पुलिस स्टेशन ये सेटअप करते हैं, फेक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं स्पेशली रिलेटेड टू एफआईआर, अरेस्ट वारंट, एक्सटॉर्शन। विक्टिम आर प्रेशर्ड टू ट्रांसफर बेल मनी और वेरिफिकेशन फंड टू सेफ अकाउंट विच आर एक्चुअली म्यूल अकाउंट। विक्टिम्स को यहाँ बेल मनी ट्रांसफर करने के लिए प्रेशर किया जाता है। Major recent development in 2025-26, Supreme Court intervention. Supreme Court took sumo cognizance after massive losses over rupees 3,000 crore were reported. डिजिटल अरेस्ट में 3,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा का मैसिव लॉस जब सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर से रिलेटेड सुमोटो कॉग्निजेंस टेकिंग किया। CBI empowerment. The Supreme Court gave the CBI a free hand to prove these scams nationwide, overriding traditional state consent requirement under the Delhi Special Police Establishment Act. डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने CBI को
स्कैम को प्रूव करने के लिए फ्री हैंड यहाँ पर गिवन किया है। और दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर सीबीआई को स्टेट में इंक्वायरी करने के लिए जो कंसेंट टेकिंग करना होता था स्टेट से, उस कंसेंट को भी अब ओवरराइड किया है। इट मींस डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट के प्रायर परमिशन की अब नीड नहीं है। Banker liability directed the CBI to investigate bank officers under the Prevention of Corruption Act for facilitating mule accounts। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को किसी भी बैंक ऑफिसर के द्वारा अगर म्यूल अकाउंट को फैसिलिटेट किया जाता है, यहाँ पर सीबीआई को एम्पावर किया गया है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर बैंक ऑफिशियल्स को भी इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। इंटरनेशनल एक्शन टास्क द सीबीआई टू वर्क विद इंटरपोल इफ मैनी स्कैम्स ओरिजिनेट फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। कोई भी स्कैम अगर साउथ ईस्ट एशिया से ओरिजिनेट होता है, देन यहाँ पर सीबीआई को अब इंटरपोल के साथ वर्क करने के लिए टास्क गिवन किया गया है। Legislative urgency: The Supreme Court asked the government to consider ratifying the UN Convention against Cybercrime to track cross-border money trail। क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रेल को ट्रैक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से अर्ज किया है कि वो यूएन कॉन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम को रेटिफाई करे। यूएन कॉन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम 2024 दिसंबर में अडॉप्ट किया गया था। व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क रिलेटेड टू साइबर क्राइम? साइबर क्राइम से रिलेटेड इंडिया में इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है? नंबर 1, I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, द नोडल एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर नेशनल साइबर क्राइम रिस्पॉन्स। इंडिया में नेशनल साइबर क्राइम रिस्पॉन्स के लिए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर एक नोडल एजेंसी है। संचार साथी ऐप, a citizen centric platform by DoD to track, block lost phones and report suspicious connections। लॉस्ट फोन को ब्लॉक करने के लिए एंड सस्पिशियस कनेक्शंस को रिपोर्ट करने के लिए इंडिया में संचार साथी ऐप लॉन्च किया गया है। चक्षु फैसिलिटी, अ फीचर ऑन द संचार साथी पोर्टल स्पेसिफिकली फॉर रिपोर्टिंग फ्रॉड कॉल्स एंड डिजिटल अरेस्ट अटेम्प्ट। इंडिया में फ्रॉड कॉल्स को रिपोर्ट करने के लिए डिजिटल अरेस्ट अटेम्प्ट से रिलेटेड रिपोर्टिंग के लिए संचार साथी ऐप पोर्टल पर एक चक्षु फैसिलिटी यहाँ पर गिवन की गई है। हेल्पलाइन 1930, द टोल फ्री नंबर फॉर रिपोर्टिंग फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड ड्यूरिंग द गोल्डन आवर टू फ्रीज ट्रांजैक्शंस। गोल्डन आवर में कोई भी फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड होता है, ट्रांजैक्शन को फ्रीज करने के लिए 1930 एक टोल फ्री नंबर है, इस नंबर के थ्रू रिपोर्ट किया जा सकता है। ऑपरेशन चक्र 5, a CBI led operation targeting transnational organized cyber crime and digital arrest। ऑपरेशन चक्र 5 ये एक सीबीआई लीड ऑपरेशन है जो कि ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज साइबर क्राइम एंड डिजिटल अरेस्ट को टारगेट करता है। लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू डिजिटल अरेस्ट एंड साइबर क्राइम। डिजिटल अरेस्ट एंड साइबर क्राइम से रिलेटेड इंडिया में लीगल प्रोविजंस क्या क्या किए गए हैं? नंबर प्रोविजंस इन भारतीय न्याय संहिता 2023, नंबर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, नंबर दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, नंबर ऑफ प्रोविजंस इन भारतीय न्याय संहिता 2023 सेक्शन 111 कवर ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम। बीएनएस सेक्शन 111 के अंदर ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम को कवर किया गया है। सेक्शन 319 चीटिंग बाय पर्सोनेशन फॉर्मली आईपीसी 416, पर्सोनेशन के थ्रू अगर चीटिंग किया जाता है, सेक्शन 319 के अंदर कुछ यहाँ पर पनिशमेंट प्रोविजन किए गए हैं। सेक्शन 204 एंड 205 इम्पर्सोनेशन ऑफ अ पब्लिक ऑफिशियल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 सेक्शन 66 सी पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट एंड चीटिंग बाय पर्सोनेशन यूजिंग कंप्यूटर सोर्सेज। कंप्यूटर सोर्सेज के थ्रू अगर थेफ्ट या पर्सोनेशन के थ्रू चीटिंग किया जाता है, देन आईडी एक्ट 2000 का सेक्शन 66 सीडी के अंदर पनिशमेंट प्रोविजन किए गए हैं। दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 relates to the jurisdiction of the CBI and the requirement of state consent।
दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 सीबीआई के ज्यूरिसडिक्शन को यहाँ पर प्रोविजन किया गया और स्टेट का किस कंडीशन में कंसेंट टेकिंग करना होगा इंक्वायरी के लिए, किस कंडीशन में कंसेंट टेकिंग नहीं करना होगा, इससे रिलेटेड यहाँ पर प्रोविजन किए गए हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को यह एम्पावर किया है कि डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड अगर कोई मैटर है, उस मैटर से रिलेटेड इन्वेस्टिगेट अगर सीबीआई को किसी स्टेट में करना है, देन स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।